हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। हमने कल के सेशन में भी देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों, आज फर्स्ट लेक्चर है फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स ऑफ नीट 2021 एंड 2022, ऑल द बेस्ट। और बच्चों, शुरू से अगर चीजों को बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ेंगे, बारीकी से निरीक्षण करते रहेंगे, जो भी छोटी बड़ी चीजें हैं, डाउट्स हैं, वो सब क्लियर करते रहेंगे, तो बच्चों कोई भी आपको रोक नहीं सकता आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में। क्योंकि तरीका यही होता है, डे वन से आपको सिंसियरिटी लेवल बनाए रखना है। तो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफिकेशन तो हम जानते हैं कि क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिज्म को, लेकिन क्यों किया गया और कौन कौन से पड़ाव थे इस क्लासिफिकेशन को करने में। व्हाट वर द चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस आए जिन वैज्ञानिकों ने इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए कोशिश करी, और कौन से सफल हुए, कौन से सफल नहीं हो पाए। इन सारी बातों के ऊपर चर्चा आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक सिंपल सा रूल आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं जितने बच्चे सेशन में हैं उतने बच्चे तुरंत के तुरंत लाइक करें, क्योंकि लाइक शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द सेशन। सीधी सी बात है। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। काफी बच्चे मैं देख पा रहा हूं इस वक्त। लिखा हैज ज्वाइन, प्रियल हैज ज्वाइन, मानवी, सुरभि, नीतीश, डॉक्टर अंकित, क्या बात है, रंजीता, वेलकम बच्चों आप सभी का। इसके अलावा सुधीर ने ज्वाइन किया है, समीर ने ज्वाइन किया है, पूनम ने ज्वाइन किया है। तो बच्चों, मैं कुछ नाम आप लोगों को बता पाया, क्योंकि काफी बच्चे हैं सेशन में, सबका नाम अगर हम पढ़ने लगेंगे तो पूरा अपना सेशन ही निकल जाएगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 1 विद सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत सी ऐसी चीजें आज आपको पता चलने वाली हैं जो आपने आज तक सुनी ही नहीं। तो वो कौन सी चीजें हैं, जानते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है बच्चों, माय नेम इज प्रदीप सिंह। माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं हमेशा कहता हूं ये सारी की सारी चीजें हैं सेकेंडरी, आप हैं प्राइमरी। तो मेरे सेशंस को शेयर जरूर करा करिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर #NEETLifeDaily के थ्रू, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में आपको तो पता है ही है, कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल जाए कि ये बेहतरीन टीम क्या काम कर रही है इन द एजुकेशन रिवॉल्यूशन। बच्चों, आप हमारे साथ इस मोड पर भी जुड़ सकते हैं, tinyurl.com/NEET मोबाइल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इसको हम हर बार बताते हैं, इसके पीछे रीजन यही है बच्चों। ये tinyurl.com/NEET मोबाइल एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है सारे के सारे लेक्चर्स को एट ए प्लेस देखने के लिए। तो जुड़ जाइए इसके साथ और आपको अपने सारे लेक्चर्स चैप्टर वाइज, ये देख लीजिए, चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज सीक्वेंस में मिल जाएंगे। यहीं से आप पीडीएफ नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। तो इट इज वेरी बेनिफिशियल, राइट बच्चों। और अगर डिटेल लर्निंग के लिए आप जुड़ना चाह रहे हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, और मेरी गाइडेंस में आप अपनी जर्नी पूरी करना चाहते हैं बच्चों, तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। यू विल गेट 10% डिस्काउंट, प्लस आपको बाकी सारे एजुकेटर्स के सेशंस भी अटेंड करने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा कोड यूज करके आप सिर्फ मेरे ही बैचेस को अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप कंट्री के सारे बेस्ट एजुकेटर्स के सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़िए विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऑल्सो फॉर डिटेल लर्निंग फ्रॉम डे 1। चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं सेशन। तो आप लोग करिए लाइक, थोड़ी सी एनर्जी आपके लाइक से आएगी और थोड़ी सी एनर्जी मैं डालता हूं और समझने की कोशिश करते हैं सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र आपको दिख रहा है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के नीचे, और इस चित्र के माध्यम से आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा कि हम इसमें कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हैं। आगे चलते हैं और समझ लेते हैं, सारा का सारा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बच्चों, जब भी हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये विजुअलाइज करें कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे बायोस्फीयर में, हमारे बायोलॉजिकल किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं।
तो जब भी हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं बच्चों, हमें ज्यादातर यही बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स याद आते हैं। लेकिन क्या ये जस्टिस है फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ? हमारी धरती पर इतने सारे प्रकार के जीव हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमें यही वाइल्ड लाइफ दिखाई देती है। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं ये वाइल्ड लाइफ, और मैं आपके ध्यान को यहां से हटा करके उस तरफ भी इशारा करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो भी हमारे बायोस्फीयर का हिस्सा है, हमारे लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा है। बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम उनको भी समझें, उनको भी क्रेडिट दें। आपने इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से ज्यादातर क्या देखा? आपने देखा मैमल्स, आपने देखा बर्ड्स। तो क्या सारी दुनिया मैमल्स और बर्ड को मिलाकर के ही बनी हुई है? आपने फिर देखा फिशेस, तो क्या सिर्फ फिशेस मैमल्स और बर्ड को मिलाकर बनी हुई है? थोड़ा सा और ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा कि प्लांट भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्लांट किंगडम के मेंबर भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या फिर सिर्फ प्लांट को लेकर के ही बना? फिर अगर आप थोड़ा सा और गौर फरमाएं तो कहीं कहीं पर आपको डीकॉम्पोजिशन होते हुए वेजिटेशन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है डीकॉम्पोजर्स भी हैं। डीकॉम्पोजर्स कौन है? बैक्टीरिया है, फंजाई है। अब तो कुछ कुछ आइडिया हो गया आपको। यानी कि इस छोटी सी चीज के माध्यम से भी आप अगर ढूंढना चाहें, इफ यू हैव द आई फॉर डिटेल, तो आप ढूंढ लेंगे, आप समझ लेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे बायोस्फीयर में हैं। और अगर आपको नहीं पता है इन चीजों के बारे में, हाँ, तो थोड़ी सी मशक्कत जरूर करनी पड़ सकती है आपको। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम जब भी बात करते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हमारे दिमाग में फिट होने चाहिए कि कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म। अब एक और बड़ी दुविधा की बात, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनका नामकरण हो सकता है, अब तक हो चुका है, वो 17 लाख से 18 लाख है। 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी कि 17 लाख ऑर्गेनिज्म को कैसे कोई याद करे? इसी वजह से जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, क्योंकि अगर हम क्लासिफाई नहीं कर पाए तो हम उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में कभी भी नहीं पढ़ सकते। 17 लाख तो हमने, 17 लाख से 18 लाख हमने नामकरण किया, जिनको हमने ढूंढा। इसके अलावा इतने ऑर्गेनिज्म अभी भी पड़े हुए हैं कि जो हमारा एस्टिमेट है उससे ज्यादा जा सकते हैं। यानी कि साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि 8 मिलियन से 9 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उससे भी अधिक हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, सारे ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके पढ़ना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो करना क्या है? क्लासिफाई करना है। लेट अस अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या चीज है? क्लासिफिकेशन का मतलब है बच्चों वर्गीकरण, अलग अलग ग्रुप्स में उनको विभाजित करना, अलग अलग ग्रुप्स में उनको प्लेस करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये एक तरह की ग्रुपिंग है। और कैसी ग्रुपिंग है? इट इज अ साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन वो आर्ट है, वो साइंस है, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। अब मैंने अभी आपको कहा कि क्लासिफिकेशन साइंस भी है, आर्ट भी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में क्लासिफाई करने की कोशिश करी गई थी तो बच्चों वो एक आर्ट ही थी कि एनालाइज करना अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि उस वक्त ये साइंटिफिक नहीं था। लेकिन बाद में ग्रेजुअली जैसे जैसे वक्त बीतता गया, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने ढूंढना शुरू किया और उन्होंने जानकारी लगा ली कि भाई साइंटिफिकली ये प्रूवन फैक्ट हैं और साइंटिफिक ग्रुपिंग की जा सकती है। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी? साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। बड़ा सिंपल है, आपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी हुई है पहले चैप्टर में। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आपने क्या देखा कि जो किंगडम है, किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और जो स्पीशीज है दैट इज द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो जब हम उस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को देखते हैं बच्चों, एक चीज दिमाग में तो जरूर आती है कि हर ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं किसी दूसरे से जुड़े जरूर हैं। तो वो कहां से जुड़े हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, इसी को बेस करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्लेसिंग द ग्रुप इन अ हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, हम अलग अलग कैटेगरीज में उनको पुट करते हैं। यहां पर आप जो देख रहे हैं मेरे सर के ऊपर, देखिए कितनी सारी बर्ड्स जो हैं एक डाली पर बैठी हुई हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये बर्ड्स हैं। तो बर्ड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बर्ड्स के साथ। इसके अलावा आपको टाइगर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपको रैबिट दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपको राइनोसेरस दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये मैमल्स हैं। तो एक ग्रुप में हम इनको भी रख सकते हैं,
क्योंकि ये तो सिमिलैरिटीज हो गई, वो मैमल हैं, वो बर्ड हैं। और ये देख लीजिए बच्चे, राना टिग्रीना दैट इज द फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है, इसको एम्फीबियन वाले ग्रुप में रख दीजिए। और यहां पर एक प्लांट दिख रहा है आपको, ग्रासेस दिख रही हैं, तो आप इनको बड़ी आसानी से प्लांट किंगडम के अंदर रख सकते हैं। हो गया जी क्लासिफिकेशन। लेकिन क्या इतना आसान है? तो बात करते हैं अब डिसिमिलैरिटीज की। अब इन बर्ड्स को देखिए बच्चों, सारी की सारी बर्ड एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि इनमें भी डिसिमिलैरिटीज हैं तो सारी बर्ड, लेकिन डिसिमिलर हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं उनके लिए। अब वो जीनस होगा या फैमिली होगा या ऑर्डर होगा, इस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक बैकग्राउंड बता रहा हूं। फिर आप ले लीजिए टाइगर को ले लीजिए, राइनोसेरस को ले लीजिए, रैबिट को ले लीजिए। सिमिलैरिटीज तो हमने देख ली, डिसिमिलैरिटीज भी हैं। डिसिमिलैरिटीज क्या है? कि भाई एक कार्निवोर है और लास्ट के दोनों जो हैं वो हर्बीवोर है, यानी कि उसकी फूड हैबिट के हिसाब से उसमें क्लासिफिकेशन हो गया। फिर अगर आप रैबिट को देख लें और राइनोसेरस को देख लें, तो साइज में फर्क है, फैमिली अलग होगी, इनका डेवलपमेंट पैटर्न अलग होगा। तो यानी कि डिसिमिलैरिटीज भी हमें मिल ही गई। सिमिलरली अगर हम फ्रॉग की बात करें, तो यहाँ एक फ्रॉग आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम बहुत सारे फ्रॉग को एक साथ कलेक्ट कर लें तो हमें उनमें भी डिसिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएंगी। यानी कि जिस हिसाब से सिमिलैरिटीज होंगी, तो सिमिलैरिटीज वाले ग्रुप अलग और डिसिमिलैरिटीज वाले ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि एक बड़ा ग्रुप होगा, फिर उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप, फिर उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप। यही तो है हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। यानी कि एक बड़ा ग्रुप आपने कर लिया किंगडम का ग्रुप, तो किंगडम में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, जैसे कि एनिमल किंगडम, सारे एनिमल्स आ गए। लेकिन अब उस एनिमल किंगडम के अंदर में कई सारे फाइलम्स होंगे। तो जैसे आपने फाइलम में ग्रुपिंग कर दी, तो आप थोड़े से छोटे ग्रुप आपने बना दिए। अब फाइलम के अंदर क्लासेस के ग्रुप बनाते हैं आप, तो अलग अलग क्लासेस हो गए। फिर ऑर्डर के ग्रुप बनाते हैं। तो जैसे जैसे आप छोटी कैटेगरीज की तरफ जाते जाएंगे, ग्रुप आपको ज्यादा से ज्यादा मिलते जाएंगे। और स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा बनेगा बच्चों? स्पीशीज का बनेगा। स्मॉलेस्ट ग्रुप स्पीशीज को लेकर के बनेगा, किसी और को लेकर के स्मॉलेस्ट ग्रुप नहीं बनाया जाता। लेकिन स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज हो सकती हैं, वैरायटी हो सकती हैं, वो अनदर ग्रुप्स हैं। जैसे हम ह्यूमन, हम सारे के सारे होमोसेपियंस हैं, लेकिन हमने अपने में भी बड़े सारे ग्रुप्स बना रखे हैं। हमने अपने में रिलीजियन को एक माध्यम बना रखा है, हमने अपने बीच में ज्योग्राफिकल टेरिटरीज को माध्यम बना रखा है, कंट्रीज को माध्यम बना रखा है, एरियाज हैबिटेट को माध्यम बना रखा है, रेसेस बना रखी हैं। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग अ सिंगल स्पीशीज, हमने अलग 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 ग्रुप में बांट रखा है। अब क्या ये जो ग्रुप स्पीशीज से नीचे हैं, कौन किस कंट्री का है, क्या ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है? कौन किस रिलीजन का, क्या ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है। देयर इज नो साइंस इन डिवाइडिंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन कंट्रीज, राइट? तो हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें हायरार्की ऑफ कैटेगरीज हमने समझना है। आपको आइडिया लग गया कि क्लासिफिकेशन क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी, लेकिन अभी भी हमें इसको बारे में जानना है कि क्लासिफिकेशन क्यों करना आवश्यक है। इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आपने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रखा है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कैरेक्टर्स देखेंगे, उनके कैरेक्टर्स को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट वाज डिस्कवर्ड बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले वो गए थे, यूरोपियन थे जो ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड पर जाकर के पहुंचे। उन्होंने अपनी डायरी में वहां दिखने वाले एक जानवर के बारे में कुछ कैरेक्टर दर्ज किए, क्योंकि उन्होंने वो जानवर पहली बार देखा था। उन्होंने कैरेक्टर कुछ इस तरह से दर्ज किए कि डॉग से ज्यादा ऊंचा है, डॉग से ज्यादा ऊंचाई वाला जानवर है, चूहे जैसा कलर है, मेंढक की तरह उछलकर चलता है। अब जितने भी यूरोपियन थे जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन को पढ़ा कि भाई डॉग के साइज का जानवर या डॉग से भी थोड़ा सा ज्यादा हाइट का जानवर, कलर चूहे जैसा, चलता मेंढक के जैसा, ये कौन सा जीव हो सकता है? क्योंकि उस वक्त तक यूरोपियंस को पता नहीं था कि वहां पर मर्सुपियाल्स होते हैं और कैंगरू की बात हो रही है, जिसको मैक्रोपस भी कहते हैं। मैक्रोपस इज द जीनस फॉर कैंगरूज, राइट? तो अब आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है इसकी स्टडी। नाउ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म को इजी एंड कन्वीनियंट बना देता है क्लासिफिकेशन।
इसके अलावा हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों क्लासिफिकेशन की, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस फाइलोजेनेटिक ट्री के माध्यम से अगर हम देखें तो आप देखिए बच्चों, सबसे सिंपल है फिशेस, यानी कि जो हम अगर अपने इवोल्यूशन की बात करते हैं, हम यहाँ पे टोटल एनिमल किंगडम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कुछ क्लासेस जो फाइलम कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा के अंडर में आते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, फिशेस से ही एम्फीबियंस निकले, फिर एक ब्रांच रेप्टाइल्स बने, बर्ड बने, मैमल बने। तो ये ट्री कुछ कुछ इशारा कर रहा है कि मछलियां हमारी कुछ ना कहीं से रिश्तेदार जरूर है, क्योंकि फिशेस से ही लैंड ऑर्गेनिजम्स आए थे बच्चों। सबसे पहले एक्वाटिक फिशेस थी जो वर्टिब्रेट थे, वहां से एम्फीबियंस निकले, पानी में से निकल करके वो बाहर आ गए। एम्फीबियंस ने वहां पर पानी में और पानी के बाहर दोनों जगह अपने आप को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं बर्ड्स, यानी कि जो डायनासोर्स हैं उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट बर्ड्स हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखें, मैमल्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है रेप्टाइल्स। मैमल्स जिस काल में रेप्टाइल थे, डायनासोर का जो पीरियड था, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे क्लास 12th में, उस वक्त भी मैमल्स होते थे, लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्स नहीं थे, इलेबोरेट नहीं थे। तो इस फाइलोजेनेटिक ट्री ने आपको सारी की सारी बातें बता दी। तो ये है हमारा रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये भी एक पर्पस है क्लासिफिकेशन का। तो जो क्लासिफिकेशन पहले के थे, उन्होंने इस पर्पस को नेग्लेक्ट किया, उनको पता ही नहीं था इसके बारे में। एक क्लासिफिकेशन तो ये भी है, दुनिया में जितने जानवर अभी जीवित हैं उनको आप देख करके क्लासिफाई कर दीजिए, बाकी कौन कहां से आया भूल जाइए। तो क्या वो सही क्लासिफिकेशन है? वो सही क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, उससे हमें आइडिया नहीं मिलेगा कौन कहां से डेवलप हुआ। राइट, देख लीजिए इस फाइलोजेनेटिक ट्री ने क्लियरली आपको बता दिया कि रेप्टाइल्स और डायनासोर के ही डिसेंडेंट्स हैं हमारे बर्ड्स, विदाउट एनी डाउट। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल एक एक करके स्टडी करना आसान नहीं है। स्टडी करना ही क्यों है? क्योंकि हमें अपने फायदे के लिए ही स्टडी करना। बच्चों, ऐसा कोई दुनिया में जीव नहीं है, ऐसा कोई जानवर नहीं है, ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिससे हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें हर चीज में इंटरेस्ट है। यानी कि ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन एक ऐसी प्रजाति इस धरती पर हुई है आज तक कि इसको जो ड्रेडफुल वायरसेस हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी बायोलॉजिकल वेपन के तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा दिमाग लगाया है ह्यूमन ने, और कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है दुनिया में जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से भी हमें स्टडी तो करनी चाहिए, लेकिन हम हर एक की स्टडी नहीं कर सकते। इट इज अ नोन फैक्ट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। नाउ स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप gives sufficient information about the essential features of the group। आप किसी एक ग्रुप के बारे में, जैसे मर्सुपियाल्स की बात ले लेते हैं, तो ये देख लीजिए कैंगरू मर्सुपियाल है। मर्सुपियाल्स का जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है कि इनके पास इमेच्योर बेबीज की बर्थ होती है, प्लेसेंटल नहीं है, इमेच्योर बेबीज की बर्थ होती है। उसके बाद उस बेबी को के लिए एक पाउच होता है जिसके अंदर इमेच्योर बेबी कैंगरू बच्चे को जोई कहते हैं, वो उसके अंदर पहुंच जाता है। तो ये जितने भी मर्सुपियाल्स हैं, सब में वैसा ही कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो एक सिमिलैरिटी मिल गई। इस तरह से हम कुछ एक या दो की स्टडी करके पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। नए नए जीवों की जो खोज होती है उसमें हेल्प जरूर मिलता है इसकी। नए ऑर्गेनिजम्स की अगर डिस्कवरी होती है, ढूंढे जाते हैं, तो कैसे समझेंगे आप ये कौन सा जीव है? आपने अगर उससे मिलता जुलता कोई ग्रुप ही नहीं देखा। 2016 में एक जंपिंग स्पाइडर ढूंढा गया। कहां मिला? ये मिला दिल्ली के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छतरपुर के पास है। वहां पर साइंटिस्ट मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट गया था, उनको एक स्पाइडर दिखाई दिया, थोड़ा सा बड़े साइज का स्पाइडर था। उसका जब क्लासिफिकेशन किया गया तो पता चला कि जीनस का जो नाम है वो एस से स्टार्ट होता है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि जीनस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको उन्होंने नाम रख दिया एस जगन्नाथे। तो एस स्टैंड्स फॉर द जीनस एंड जगन्नाथे उन्होंने स्पीशीज का नामकरण कर दिया। अब ऐसा अनोखा नामकरण क्यों किया? एक्चुअली वो जंपिंग स्पाइडर अगर उसको आप ऊपर से देखते हैं तो उसमें आपको जो भुवनेश्वर के पास
उरी में, उड़ीसा में लॉर्ड जगन्नाथ हैं, उनकी शक्ल जैसा वहां पर दिखाई देता है उसकी पीठ के ऊपर। तो इस वजह से उसका नाम रख दिया एस जगन्नाथे। राइट, आप ढूंढ सकते हैं। अगर अब आप बताइए, अगर जंपिंग स्पाइडर के बारे में साइंटिस्ट को इंफॉर्मेशन नहीं होता तो वो उसको देख करके तो डर गए होते कि ये तो एक नया ही जीव है, अनोखा जीव है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको चीज समझ में आई। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे वेस्टर्न घाट में गोल्डन फ्रॉग की करीब 6 नई प्रजातियां ढूंढी गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें पता ही नहीं होता कि ये फ्रॉग हैं या क्या हैं, तो हम प्रजातियों को नहीं ढूंढ सकते थे। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब और कुछ पर्पस समझते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये जानकारी देता है। फाइलोजेनेटिक ट्री के माध्यम से हम टोटल एंसेस्ट्री देख सकते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की। तो अगर हमारी बात करी जाए तो बच्चे, हम सब बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि एक वक्त था सिर्फ बैक्टीरिया ही थे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर मैं बताने जा, organisms of the past cannot be studied without a proper system of classification. प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट को हम नहीं स्टडी कर पाएंगे। अब इस कड़ी में मैं आपको एक प्लांट का स्पेसिमेन यहां पर लेकर आया हूं। ये देखिए, ये पत्ती किसकी है? कैन यू रिकॉग्नाइज? करवित, समीउल्ला, नफीस, क्या आप लोग पहचान सकते हैं ये किस चीज की पिक्चर है? शुभम, विपिन, अदिति, मैं देख रहा हूं अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है, शायद आप लोग पहचान नहीं पाए। श्रेष्ठा, ब्यूटीफुल पिक्चर, दैट्स वंडरफुल, दैट इज अ क्रिएटिविटी कि जब आपको नाम नहीं पता है तो आप एटलीस्ट उसकी ब्यूटी को एडमायर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वंडरफुल बच्चों। दिस इज जिंको बाइलोबा। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ये चाइना का नेशनल ट्री है, जिंको बाइलोबा, मेडन हेयर ट्री। ये देख लीजिए इसकी पत्तियां किस तरह से होती हैं। अब ये इसको लिविंग फॉसिल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके साथ के जो प्लांट थे, जो पुराने जिंको जो खत्म हो गए, वो देख लीजिए उनके फॉसिल मिले हैं। और इसके साथ के बाकी प्लांट सारे के सारे लुप्त हो चुके हैं, लेकिन जिंको बाइलोबा फॉसिल फॉर्म में भी अवेलेबल है और रियल फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये बड़ा अनोखा और रेयर कॉम्बिनेशन है बच्चों। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की बारे में, ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हमें ह्यूमन के अवशेष तो मिले हैं, कुछ फॉसिल भी मिले हैं, लेकिन आज के ह्यूमन के फॉसिल बड़े रेयर हैं। सिमिलरली आप आज के किसी भी प्लांट की बात करिए, मैंगो ट्री का फॉसिल बड़ा मुश्किल है। जिम्नोस्पर्म्स के फॉसिल मिलते हैं, जीवाश्म जिनको कहते हैं, लेकिन मैंगो ट्री का फॉसिल मिलना मुश्किल है। लेकिन जिंको बाइलोबा का फॉसिल भी अवेलेबल है और खुद ये प्लांट स्पेसिमेन भी अवेलेबल है। बड़ा ही अनोखा प्लांट है, इसको मेडिसिनल प्लांट भी बोला जाता है। चाइना में मेडिसिनल सिस्टम में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें इसका बड़ा भारी रोल है। इसका फ्रूट बड़ा ब्यूटीफुल दिखता है देखने में, ऑरेंज कलर का होता है, बहुत सुंदर फ्रूट होता है, लेकिन उसकी स्मेल बहुत बदबूदार होती है, बड़ी गंदी स्मेल होती है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। जिंको बाइलोबा जिम्नोस्पर्म है, बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्लासिफिकेशन टाइप्स हुए हैं। तो बच्चों सबसे पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो प्रॉपर नहीं बन पाया, वो सिस्टम जो है प्रॉपर नहीं। अब एक और डिबेट है, क्या ये साइंटिफिक है या नहीं है? तो इसमें कुछ पार्ट हैं साइंटिफिक है और कुछ नहीं है, राइट? तो आर्टिफिशियल सिस्टम, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन का मेन उद्देश्य है कि इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को भी इंक्लूड करना, वो नहीं हो पाया इसमें। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा बेटर था उससे। इसमें क्या बेटरमेंट है कि नेचुरल सिस्टम ने जितनी भी मौजूदा डेटा अवेलेबल था, उन सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्लासिफाई कर लिया। लेकिन उसमें थोड़ी सी त्रुटि ये रह गई कि उसने एंसेस्ट्री को नकार दिया, यानी कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने वो सारी की सारी चीजें पूरी करी कि भाई हमें फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में भी तो बताइए। ग्रुपिंग तो कर दी, लेकिन कौन किससे डेवलप हुआ ये नहीं पता। तो यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो खामियां थी, वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने दूर कर दी। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके इन सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी ले ली जाती है। सबसे पहले बच्चों आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
अब इसमें क्या था, ओनली 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज। इस क्लासिफिकेशन में एक या दो कैरेक्टर को लेकर के ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया गया, जैसे फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर होता है उसको एक ग्रुप में डाल दिया, और नॉन फ्लावरिंग जिसमें फ्लावर नहीं आते उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। क्या ये उचित क्लासिफिकेशन है? क्या उनके उसके अलावा उसमें और कोई ग्रुपिंग नहीं है? तो पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। काफी बच्चे जो अभी 10th से 11th में आए हैं, बच्चों आप लोग घबराइएगा नहीं, काफी चीजें मैं ऐसी भी कई बार बोल दूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी। आपको धैर्य रखना है, उसको याद रखना है, वो जो भी टर्म मैं देता हूं उनको याद रखना है, और धीमे 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 लर्निंग प्रोसेस में कनेक्शन ब्रेन में बनते चले जाते हैं। यानी कि पहले कई बार बच्चों आपने वो देखा है ना, बचपन में किया है कि डॉट्स को मिला करके एक चित्र बन सकता है, तो पहले डॉट्स भी बनाने पड़ते हैं। यानी कि एक पेपर में बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं, आपको कोई चित्र नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब आप डॉट्स को जोड़ते चलते हैं तो उसमें बिल्ली बन जाती है। मैंने बचपन में बिल्ली ही बनाई थी, डॉट को जोड़ करके सबसे पहले। मछली बन जाती है, दोबारा मैंने मछली बनाई थी, डॉग बन जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो वही है बायोलॉजी के नॉलेज में भी, डॉट्स जब तक कनेक्ट नहीं होंगे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, घबराना नहीं है। तो फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, अब मैं इतनी बात क्यों कह गया, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको हम कहते हैं फेनेरोगैमे, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट एक ग्रुप में आते हैं जिसको कहते हैं क्रिप्टोगैमे। इनके बारे में डिटेल में हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। इसके अलावा इनाइमा एंड एनाइमा, इनाइमा और एनाइमा, ये जो इनाइमा और एनाइमा है ये बायोलॉजी में आज नहीं पढ़ा जाता, ये एरिस्टोटल ने दिए थे टर्म। ये रहे हमारे एरिस्टोटल, इन्होंने टर्म दिए थे इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा का मतलब वो है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाल रंग का रक्त है, रेड कलर का ब्लड है, यानी कि जिनको हम वर्टिब्रेट भी कह सकते हैं। और एनाइमा में जिनमें लाल कलर का ब्लड ना हो, यानी कि इनवर्टिब्रेट। तो ये क्लासिफिकेशन करने की इन्होंने कोशिश करी थी। एरिस्टोटल को और भी कई चीजों से जाना जाता है। एरिस्टोटल को कहा जाता है कि इन्होंने ही साइंस की विद्या को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ये ग्रीक फिलोसोफर, दार्शनिक, इन्होंने साइंटिफिक, इनको मैन ऑफ साइंस भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने साइंस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक लैडर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बनाई थी, जिसके बारे में हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि वो लैडर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बनाने की कोशिश, अच्छा प्रयास था। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल ही मानते हैं और साइंटिफिक भी नहीं मानते। हालांकि किसी किसी किताब में जरूर लिखा हुआ है कि एरिस्टोटल वाज द वन हु फर्स्ट डिड द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, लेकिन बच्चों ये बात सही नहीं है। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस को जाता है क्रेडिट, क्योंकि इन्होंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी दी थी। तो इस वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। नाउ दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल तो इन सब ने दिया था, एरिस्टोटल का भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल, नॉन साइंटिफिक। थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस का भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आर्टिफिशियल ही कहा जाता है। कुछ साइंटिफिक जरूर था, क्योंकि इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। तो थियोफ्रास्टस, इनको देख लीजिए, ये हैं, इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। इसके अलावा कैरोलस लिनियस, ये रहे हमारे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस वाज अ स्वीडिश साइंटिस्ट जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी नवाजा जाता है, लेकिन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल ही था। याद रहेंगे आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या था? दिस सिस्टम कंसिडर्स कंपेरेबल स्टडी ऑफ ए नंबर ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर की कंपैरेटिव स्टडी। कंपेयर यानी कि दो स्पेसिमेन आपके पास है, आप कंपेयर कर सकते हैं दो स्पेसिमेंस के बीच में कौन सा स्पेसिमेन क्या है क्या नहीं है। तो क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टर कंपेयर किए गए, पत्तियां कंपेयर की गई, फ्लावर कंपेयर किए गए, रूट कंपेयर किए गए, डिजाइन कंपेयर किया गया, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, तगड़ा है, पतला है, लंबा है, सब कंपेयर किया गया। चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो, तो मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा यहीं तक नहीं रुके, एनाटॉमी को भी ध्यान में रख लिया गया, अंदर की संरचना को भी देखा गया, साइटोलॉजिकल एविडेंसेस भी देखे गए, यानी कि सेलुलर लेवल पे कौन सा प्रिमिटिव सेल है, कौन सा एडवांस सेल है। फिजियोलॉजी भी देखी गई, किस तरह के सिस्टम है बॉडी के अंदर, छोटे और लोअर ऑर्गेनिज्म में सिस्टम जो है थोड़े से प्रिमिटिव है, हायर ऑर्गेनिज्म में एडवांस है। और बच्चों ऑन्टोजेनी भी देखा गया,
लेकिन ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी को यहां पर कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी वो अर्नस्ट हैकेल की एक अलग थ्योरी है जिसको हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ ऑन्टोजेनी तो देखी गई। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। देख लीजिए बच्चे, ये हमारा जाइगोट है, जाइगोट से देख लीजिए किस तरह से, यानी कि एक चिकन के डेवलपमेंट को दिखाया जा रहा है। इस तरह की ऑन्टोजेनी को भी देखा गया, जहां पर आप देखते हैं कि काफी सिमिलैरिटीज हैं। हमारे जितने वर्टिब्रेट हैं उनके जो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से, वो काफी सिमिलर होता है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री भी देखी गई, कौन से केमिकल इन्वॉल्व है, और टैक्सोनॉमी को भी देखा गया। तो लगभग सारी चीजों को देख ली। मिसिंग क्या था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, यानी कि फाइलोजेनी मिसिंग थी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिसिंग थी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को ढूंढ लेता है, एंड हेंस नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। बहुत बड़ी बात है बच्चों, इसने नेचर में मौजूद सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को समझ करके बड़ी आसानी से नेचुरल रिलेशनशिप ढूंढ लिया। यानी कि इनको इस सिस्टम से दिख गया कि कौन किससे रिलेटेड है, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा थोड़ा। यानी कि एक बड़ा कदम था ये कंपेयर टू आर्टिफिशियल, बहुत बड़ा कदम था। इस सिस्टम से काफी चीजों की, जब इतनी सारी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को खंगाला गया तो पता चला कि कुछ में आपस में बड़ी कॉमन सिमिलैरिटी है, इसका मतलब वो नजदीक है। लेकिन कुछ खामियां भी थी, कुछ गलतियां भी थी, इस वजह से इस सिस्टम को माना नहीं जा सका। दिस सिस्टम वॉज गिवन बाई बेंथम एंड हुकर। जॉर्ज बेंथम, ये रहे जॉर्ज बेंथम, और ये है जोसेफ डाल्टन हुकर। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, ये दो साइंटिस्ट की ऐसी जोड़ी है जिसमें जो बेंथम थे वो थे टीचर, वो सीनियर थे, और हुकर जो थे वो उनके जूनियर। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट के बीच में इतना बढ़िया देखा गया कि हुकर ने जो भी किताबें लिखी, खुद भी रिसर्च किया, तो भी अपने प्रोफेसर, अपने सीनियर, अपने मेंटोर का नाम उसमें जरूर रखा हमेशा, और हमेशा इन्होंने पब्लिकेशन किया बेंथम एंड हुकर के नाम से ही। कैसी अनोखी बात है, चाहते तो क्रेडिट खुद ले सकते थे, लेकिन ये बड़े महान लोग होते हैं बच्चों, ये जो वैज्ञानिक होते हैं। जोसेफ डाल्टन हुकर के ऊपर मैंने एक स्पेशल सेशन भी लिया हुआ है, ग्रेट साइंटिस्ट सीरीज के ऊपर। वहां पर आप इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जोसेफ डाल्टन हुकर इंडिया आए थे, और इंडिया में सहारनपुर में एक बॉटनिकल गार्डन है जिसको कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है, वहां भी गए थे। दैट इज द सेकेंड बॉटनिकल गार्डन इन आवर कंट्री। पहला बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, नियर शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता के पास है। वो पहले नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहा जाता था। अब मैं इतनी बात क्यों बता रहा हूं आपको, इसके पीछे का लॉजिक सुन लीजिए। हमारा जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन है, जिसको नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहा जाता था पहले, आज एजेसी बोस बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, जहां पर वो बहुत बड़ा वाला बैनियन ट्री है जो बहुत सालों पुराना है, काफी बड़े एरिया में है। वहां पर सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, जहां पर 25 लाख से ज्यादा हर्बेरियम शीट्स का रिपोजिटरी है। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में सचिन सर के साथ। 25 लाख से ज्यादा हर्बेरियम शीट्स को जो है वहां कलेक्ट किया गया, और वो हर्बेरियम शीट 350 से करीब करीब प्लांट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। यानी कि 350 प्लांट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। स्पीशीज तो बहुत सारी होंगी, क्योंकि फैमिली के अंडर में भी जो है क्लासिफिकेशन है, जीनस है, स्पीशीज है। तो आप समझ चुके हैं। अब अगेन व्हाट इज द लिंक बिटवीन दिस, वहां पर जो हर्बेरियम मेंटेन किया गया है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, CNH, नाम याद रखिएगा, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहां पर है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। उस हर्बेरियम में 300-350 से अधिक फैमिलीज के रखे हुए हैं हर्बेरियम शीट, और उनको क्लासिफाई किया गया है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से उसको रखा गया है, और आज तक जरूरत नहीं पड़ी उसको छेड़ने की, इतना सटीक है। हाँ, कुछ गलतियां जरूर थी। इन्होंने एक सबसे बड़ी गलती जो करी थी वो ये थी, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रख दिया। इनको लगा कि डाइकॉट प्रिमिटिव हो गए, उसके बाद जिम्नोस्पर्म है, उसके बाद मोनोकॉट है, जो कि बहुत बड़ी भूल थी इनके सिस्टम की। लेकिन इसके अलावा
काफी मामलों में बहुत अच्छा सिस्टम है ये जो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो क्रेडिट किसको जाता है? बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आज का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको आज भी यूटिलाइज किया जाता है। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी चीज यहां पर ये ढूंढी गई। इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन ऑन अर्थ फ्रॉम प्रिमिटिव टू हाईली इवॉल्व्ड। लेकिन क्या फिर क्वेश्चन है कि इसमें जो हमारा नेचुरल सिस्टम के अजम्पशन उनको छोड़ दिया? नहीं, उनको भी इंक्लूड किया और फाइलोजेनेटिक सिस्टम बना दिया गया। फाइलोजेनी भी देखा गया। कैसे? मान लीजिए 3 स्पीशीज है। There is species 1, species 2, species 3। 3 स्पीशीज है, 3 ग्रुप हो गए। लेकिन ढूंढा गया तो पता चला कि स्पीशीज 1 और 2 का कॉमन एंसेस्टर यहां पर था। उसके फॉसिल्स कई बार मिल जाते हैं, यानी कि ढूंढना शुरू हो गया फॉसिल्स के बारे में, या कुछ और ऐसे लिंक मिल जाए। तो ये देख लीजिए यहां पर से दोनों के दोनों निकले हैं। इसके अलावा जब थोड़ा सा और एंसेस्ट्री ट्रेस करी गई तो पता चला ये रहे कॉमन एंसेस्टर। तीनों के कॉमन एंसेस्टर तो यहां बैठे हुए हैं, यानी कि एक रिलेशनशिप पता चल गया। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई? इससे यह पता चला कि स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार हैं, ज्यादा नजदीकी रिलेटेड हैं, वेयर स्पीशीज 3 थोड़ा डिस्टेंटली रिलेटेड है। आपको समझ में आ गई बात कि किस तरह से पृथ्वी में इवोल्यूशन हुआ। यानी कि आज का जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको समझ लेंगे तो आप इवोल्यूशन को समझ लेंगे, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको किसने ढूंढा। दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज इंगलर एंड प्रांटिल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इंगलर और प्रांटिल ने ये क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन मॉडर्न टाइम में हटचिसन क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट वैलिड वन। तो हटचिसन क्लासिफिकेशन आज की डेट में चलता है। दिस इज द मोस्ट अप्रूव्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और क्रेडिट किसको जाता है? इंगलर एंड प्रांटिल, एडोल्फ इंगलर एंड कार्ल प्रांटिल। तो आपने इन महान वैज्ञानिकों को भी देख लिया और आप समझ चुके हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम, और वो भी हटचिसन सिस्टम्स, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट क्लासिफिकेशन का क्रेडिट किसको जाता है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन का क्रेडिट जाता है एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल डिड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और हैबिटेट के ऊपर बेस्ड। First scientific classification was done by Swedish scientist Carolus Linnaeus। सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने किया था। लेकिन कौन सा क्लासिफिकेशन किया था कैरोलस लिनियस ने? कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। 1735 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें देख लीजिए बच्चों, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था आज तक का। अभी जितना आपने पढ़ा उनमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू यही था कि भाई स्टार्टिंग में एरिस्टोटल ने किया तो वो कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं था, है ना। इन्होंने क्या किया? किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, सारे समस्त जीवों को किंगडम प्लांटे में डाल दिया और किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, क्योंकि बहुत पहला अटेम्प्ट था ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का, लेकिन ड्रॉबैक्स भी थे। जैसे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को सेम ग्रुप में डाल दिया गया। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड अंडर प्लांट किंगडम। अब देख लीजिए बच्चों कि भाई प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकते थे, कुछ फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो थे, और साइनोबैक्टीरिया, उन सब को एक साथ प्लांट किंगडम में रख दिया गया, एल्गे के साथ क्लबिंग कर दी गई। लेकिन आज की डेट में हम जानते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है और ये जो हमारा एल्गे है, दोनों अलग अलग किंगडम को बिलोंग करते हैं। सिमिलैरिटीज जरूर हैं, लेकिन दोनों का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फर्क है। तो ये एक ड्रॉबैक था। इसके अलावा ड्रॉबैक क्या था? हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को भी सेम ग्रुप में रख दिया, कोई अलग से डिस्टिंक्शन नहीं है। फंजाई, फंजाई क्या है? फंजाई हेट्रोट्रॉफ है, उनको प्लांट के साथ रख दिया गया। अब आप देखिए, आप भी कई बार सोच में पड़ जाते हैं, बचपन में जब आप बायोलॉजी नहीं पढ़ते थे तो जब आप इन फंजाई यानी कि ये जो मशरूम टाइप के स्ट्रक्चर दिखते थे, आपने किसी पार्क में देखा, लॉन में देखा, आपको लगता था कि नहीं ये भी प्लांट किंगडम के ही मेंबर होंगे। लेकिन बच्चों ये बिल्कुल अलग हैं, ये अलग किंगडम को ही बिलोंग करते हैं। तो इस चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं ली गई
टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए आपको लग भी रहे प्लांट जैसे शांत, ज्यादा हलचल नहीं है, एनिमल जैसे चंचल नहीं है, कुछ काम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये अलग है। तो हेट्रोट्रॉफ है और प्लांट ऑटोट्रॉफ है, साथ में नहीं रख सकते। और ड्रॉबैक देख लेते हैं, ड्रॉबैक भरे पड़े हैं। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर को साथ साथ रख दिया, प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में मेंबर बता दिया, यानी कि अमीबा को कर दिया एनिमल किंगडम का मेंबर। सम लोअर ऑर्गेनिज्म हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, यूग्लिना को ही ले लीजिए। यूग्लिना का कौन सा ग्रुप है, कोई प्रॉपर ग्रुप है ही नहीं, तो आप यूग्लिना को कैसे कहेंगे एनिमल है और कैसे कहेंगे प्लांट है? ना वो एनिमल है ना वो प्लांट है, तो उसके लिए एक अलग किंगडम की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं करी गई। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में वो मिसिंग था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नस्ट हीकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया। यूनिसेल्यूलर को इन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया, प्लांटे कर दिया प्लांट किंगडम को, एनिमलिया कर दिया एनिमल किंगडम। तो इन्होंने भी काफी अच्छा काम किया कंपेयर टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इनके वक्त पे काफी अच्छा काम था वो, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के करीब करीब 100 सालों के बाद ये क्लासिफिकेशन आया। तो सोच सकते हैं कि काफी ज्यादा रिसर्च हुआ और इन्होंने सारे के सारे यूनिसेलुलर जो थे उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया और प्लांटे बना दिया, एनिमलिया बना दिया। बढ़िया था, उस काल में बहुत अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने कर दिया। अब इसके ड्रॉबैक देख लेते हैं, बिना त्रुटि के तो ये भी नहीं था। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड ऑर्गेनिज्म विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे वॉल्ड एंड वॉललेस ऑर्गेनिज्म। वॉल वाले ऑर्गेनिज्म भी एक साथ आ गए और वॉल लेस ऑर्गेनिज्म भी एक साथ आ गए। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आप देखिए यहां पर जो प्रोटिस्टा रखा गया, इनमें प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को ले लिया गया जिनके ऊपर वॉल होता है। बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे मोनेरा में, मोनेरा नहीं था उस वक्त, तो इन्होंने उन बैक्टीरिया को भी साथ में रख दिया जिनके पास वॉल है, और जो प्रोटिस्टेंस हैं जिनके पास वॉल नहीं है जैसे अमीबा, उसको भी साथ में रख दिया। अगेन त्रुटि तो है, एक नंबर ये। दूसरा था फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को साथ साथ रख दिया। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, फोटोसिंथेसिस वाले भी और नॉन फोटोसिंथेसिस वाले भी साथ साथ आ गए, क्योंकि प्लांट किंगडम में इन्होंने फंजाई को तो रख ही दिया, फंजाई को तो वहीं रखे रहने दिया। यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस और माइसेलियल ऑर्गेनिज्म सब साथ ही साथ हो गए। यूनिसेलुलर भी साथ है, फिलामेंटस फंजाई होते हैं, माइसेलियल है ना, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे भी होते हैं, और माइसेलियल तो यूनिकली फंजाई होते हैं। उन सबको एक साथ ही रख दिया, ये भी बहुत बड़ी त्रुटि थी। अब आ गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि जब महसूस हुआ कि नहीं ये तो बहुत बड़ी त्रुटि है कि भाई हमने वॉल वॉल वालों को और वॉललेस, यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा एजम्पशन लिया, और वो एजम्पशन क्या था कि किंगडम मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोट्स हैं सारे के सारे। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑनवर्ड सब यूकैरियोट है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट रख दिए, किंगडम प्लांटे में फंजाई और प्लांट रख दिए, किंगडम एनिमलिया में एनिमल रख दिए। अभी भी गलती पर है ये, फंजाई स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटे। देख लीजिए बच्चों, इनको अंधेरे में ग्रो करने वाले होते हैं, इनको सनलाइट से कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो डिकम्पोजर है, इनका खाना तो सड़ी हुई चीजों से मिलता है, इनको सनलाइट से कोई लेना देना नहीं। कितना बड़ा डिफेक्ट है कि किंगडम प्लांटे में अभी भी इनको रख दिया, इनको लाइट की जरूरत ही नहीं है, लाइट से कोई लेना देना नहीं है इनका, तो दिस इज यूनिक। अब आगे बढ़ते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि रेवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, रॉबर्ट विटेकर साहब ने दिया। रॉबर्ट विटेकर साहब के ऊपर भी मैंने एक सेशन लिया हुआ है ग्रेट साइंटिस्ट सीरीज में, तो जरूर देखिएगा। रॉबर्ट विटेकर इतने बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबी आयु को नहीं प्राप्त हुए, विद इन 60 ईयर्स इनकी डेथ हो गई। खैर एनीवे, इन्होंने जो दिया वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, रिवोल्यूशनरी आइडिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, सारी की सारी कड़ी को इन्होंने सुलझा दिया, हर चीज एट प्लेस आ गई, कहीं कोई दिक्कत ना रही, कहीं कोई त्रुटि ना रही। लेकिन हम इंसान हैं, हम यूं ही तो नहीं मानते हैं। इसके बाद भी कुछ नए नए साइंटिस्ट हुए और जिन्होंने कुछ बड़ी पते की बात कही, जैसे कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में तो किंगडम के बेस को ही चेंज कर दिया गया, किंगडम से भी बड़ा बना दिया गया डोमेन, और बहुत लॉजिकल है बच्चों। जब आप डोमेन के बारे में आज मेरे साथ देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आइडिया हो जाएगा कि हाँ वाकई में डोमेन बड़ा है। लेकिन फॉर
ईज ऑफ सिंप्लिसिटी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही मोस्ट अंडरस्टूड, मोस्ट रेड, मोस्ट फॉलोड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुलभ है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन सो फार फॉर्म्ड। कुछ कंट्रीज में 8 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुका है आज की डेट में, लेकिन उसको भी उतनी ख्याति नहीं प्राप्त हुई जितना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ख्याति मिली है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये रहे हमारे मोनेरा, ये रहे प्रोटिस्टा, ये रहे फंजाई, और ये रहे प्लांटे, और ये रहे एनिमेलिया। तो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रॉबर्ट विटेकर जी ने कौन से 5 कैरेक्टर की स्टडी करी। तो हमारे जो है आपकी एनसीईआरटी में भी इन 5 कैरेक्टर के बारे में दिया हुआ है, और क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि कौन सा कैरेक्टर नहीं इंक्लूड किया गया था। तो इनके अलावा कोई भी कैरेक्टर आए तो आप समझ लीजिएगा वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रीफ्रेम होते हैं। देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को कंसिडर किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में या न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में कंसिडरेशन नहीं रखा। इन्होंने इन जनरल प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ले लिया, क्योंकि प्रोकैरियोट यूकैरियोट पहले ही क्लासीफाई हो चुके थे। तो नेचर के बारे में, नेचर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या है या नहीं है, उसको कंसिडर नहीं किया। सेकेंड था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है। तो पहला इन्होंने कैरेक्टर लिया प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। दूसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। इसके अलावा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को भी इन्होंने कंसिडर किया कि भाई कौन कौन से रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, और कौन कौन से मोड है उनके। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसिडर किया। ये 5 बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको रॉबर्ट विटेकर जी ने कंसिडर किया, और आ गया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। ये देख लीजिए। अब इस क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसने फाइलोजेनेटिक ट्री को प्रॉपरली प्लेस कर दिया। बच्चों आप देखिए, मोनेरा इज द बेस ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। मोनेरा से आए प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से 3 ब्रांचेस निकली, एक में प्लांटे हैं, एक में एनिमेलिया है, एक में फंजाई है। इसका मतलब है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि प्रोटिस्टा से अगर तीनों के तीनों बने तो प्रोटिस्टन में तीनों के कैरेक्टर हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। जब हम प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले सेशंस में, तो हम जानेंगे कि प्रोटिस्टा कुछ प्लांट टाइप के हैं, कुछ एनिमल टाइप के हैं, कुछ फंजाई टाइप के हैं। इनके कैरेक्टर मिलते जुलते हैं। तो हम ये भी जानेंगे कौन सा किससे इवॉल्व हुआ। लेकिन प्रोटिस्टन सारे के सारे मोनेरन से ही आए, क्योंकि मोनेरा यूनिसेलुलर था, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, राइट। तो आगे चल करके हम इन चीजों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्ल वूज ने दिया था, कार्ल वूज गेव 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 3 ग्रुप के हो सकते हैं, 3 डोमेन में आए। आर्किया सबसे पहला डोमेन, फिर आया बैक्टीरिया जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट हैं, और फिर आया यूकैरिया। यूकैरिया क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनकी इस बात में बड़ा दम था। दम इसलिए था क्योंकि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि हम तो फाइलोजेनेटिक ही पढ़ रहे हैं, फाइलोजेनेटिक यानी कि क्या रिलेशनशिप है इवोल्यूशन से, तो करीब करीब 1 बिलियन ईयर तक सिर्फ आर्के बैक्टीरिया ही थे, मॉडर्न बैक्टीरिया भी नहीं थे। तो इस वजह से इतना ज्यादा टाइम पीरियड इन्होंने अकेले बिताया है, इनको एक अलग डोमेन दे दिया गया। भाई ये तो अलग ही हैं, दुनिया में सबसे पहले आए थे। तो आर्किया इज वन ऑफ द डोमेन अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज। दूसरा डोमेन है बैक्टीरिया, तीसरा है यूकैरिया। अब आर्किया डोमेन में किंगडम है आर्के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डोमेन में किंगडम है यू बैक्टीरिया, यानी कि आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, 2 तरह के क्लासिफिकेशन हो गए बैक्टीरिया में। और फिर है प्रोटिस्टा, फंजाई या माइकोटा इन्होंने नाम दिया था, प्लांटे, एनिमेलिया। ये हो गया। ये लॉजिकल है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसको नहीं माना जाता। ये है हमारे कार्ल वूज साहब, यानी कि रॉबर्ट विटेकर के कुछ सालों बाद, रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसके कुछ सालों बाद कार्ल वूज ने ये किंगडम ऑफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये देख लीजिए।
ये इसका लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। और लॉजिक ये है कि आर्किया देख लीजिए, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स जो भी थे, आर्किया सबसे पहले आए और ये अकेले ही दुनिया में रहे बहुत सालों तक, हजारों करोड़ों अरबों सालों तक ये साथ ही साथ रहे, अकेले रहे, सारे के सारे आर्किया थे। फिर डेवलप हुए बैक्टीरिया और फिर बैक्टीरिया के साथ साथ यूकैरियोटा भी डेवलप हुआ, यानी कि यूकैरियोटिक टाइप भी डेवलप हुए। तो इस तरह से इन्होंने 3 डोमेन अलग अलग लिंक कर दिए कि ये हैं तीनों के तीनों डोमेन्स ऑफ लाइफ, और निकल रहे हैं, देख लीजिए ये वाले यहां से कहीं से निकल रहे हैं। अगेन वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दीज 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, इनमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो आज के सेशन में आपने क्या सीखा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में सीखा। लेकिन अभी भी सेशन खत्म नहीं हुआ। आज आज के इस सेशन में मैं आपको एक और चीज विजुअलाइज कराना चाहता हूं, जिसको आपको ताउम्र अपने साथ रखना है, याद रखना है उस विजुअलाइजेशन को। कि आज का क्लासिफिकेशन सिस्टम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें देख लीजिए ये फाइलोजेनेटिक ट्री है और इसमें डेवलप होते 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 सबसे ऊपर हैं प्राइमेट्स, सबसे ऊपर हैं प्राइमेट। देख लीजिए आप, यू विल रियलाइज, यू विल अंडरस्टैंड। ये देखो, ये आ गया प्राइमेट, so this is the primate, क्लियर है? so this is the phylogenetic classification बच्चे, the tree of life, किस तरह से वो जड़ से निकला, मोनेरा थे। ये छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैंने इस चीज को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है, देख लीजिए। so this gives you an idea that where we are, हम काफी ऊपर हैं। तो ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, कह सकते हैं द ग्रेट एप्स वर द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन, यही हैं हमारे एंसेस्टर्स और हम इन्हीं से डेवलप होकर के आए हैं। तो कोई अगर आपको कभी कहे कि इंसान किसी और जीव से उत्पन्न हुआ है, नहीं बच्चों, डायरेक्ट एंसेस्टर हमारे यही है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आज के इस सेशन में आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल गई है। अब कल से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम शुरू करने वाले हैं, यानी कि अब हम मोनेरन्स की बात करेंगे, आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे और यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बेसिक बैकग्राउंड था, ये आपको इवोल्यूशन चैप्टर में भी हेल्प करेगा। काफी जगहों पर आपको ये पॉइंट्स आज के सेशन में जो आपने सुने, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी पूरी की पूरी बायोलॉजी की लर्निंग में। क्वेश्चन तो यहां से बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन ये बेसिक बैकग्राउंड है, बेसिक आइडिया है। तो जिन बच्चों ने इन चीजों को समझ लिया, अब वो गलती कभी नहीं करेंगे। पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो कल के सेशन में बच्चों मोनेरन्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है मोनेरन्स के बारे में इंफॉर्मेशन, और वहीं से क्वेश्चंस भी बनते हैं, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मोनेरन्स के ऊपर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। राइट बच्चों, चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने सेशंस की। मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11th के लिए सेशंस चल रहे हैं नीट लाइव डेली 2.0 पर, जिसमें 4 PM पर सचिन सर जूलॉजी पढ़ाएंगे, 5 PM महेंद्र सर फिजिक्स, 6 PM अनूप सर केमिस्ट्री और 7 PM प्रदीप सर यानी कि मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा। संडे विल बी द डे फॉर मोटिवेशन। सेम स्ट्रक्चर 12th के लिए भी रहेगा, थर्सडे टू सैटरडे, डेज चेंज हो जाएंगे, बाकी सारा का सारा पैटर्न वही है। संडे विल बी द डे फॉर मोटिवेशन। तो संडे यस्टरडे आई टू का वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, उसको जरूर देखिएगा बच्चों। तो बच्चों आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम ऐप को करना क्या है, सबसे पहले इंस्टॉल करिए, देन गो टू गूगल एंड टाइप करिए tinyurl.com/unacademychat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। राइट, ये एक बेहतरीन फीचर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस ग्रुप के साथ जब जुड़ेंगे तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स, चैप्टर्स, सब्जेक्ट एक ही जगह पर दिखाई दे जाए। बच्चों बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये हर मायने में बेहतर है, आप चाहे जिस तरह से कंपेयर कर लें। यहाँ पर मिलती हैं लाइव क्लासेस कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, आप हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं आफ्टर एवरी 3 लेक्चर, जहां पर आप अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं ईयर लॉन्ग लर्निंग के लिए 2021 के बैचेस के साथ और 2022 के बैचेस के साथ, जहां पर ये बेहतरीन टीम आपको कराएगी। और इसके अलावा बहुत से बैचेस चल रहे हैं जहां पर कंट्री के बेस्ट एजुकेटर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं।
तो आप उन सारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, राइट। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर पर जाकर, देन क्लिक ऑन ऑप्शन प्लस, फिर नीट यूजी, देन गेट सब्सक्रिप्शन, और ये आ गया सब्सक्रिप्शन पेज। यहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर मेरी गाइडेंस में आप तैयारी करना चाहते हैं नीट की, तो बच्चों यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और इसके साथ साथ आप कंट्री के सारे एजुकेटर्स के सेशंस के साथ जुड़ पाएंगे। यानी कि कोड एक फायदे अनेक, राइट। चलिए बच्चों, अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी एट स्कूल लेवल फॉर बोर्ड प्रिपरेशन for 9, 10th and 11, 12th, all are our sister channels, so together let's crack it. एंड बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत के तुरंत चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा #नीट लाइव डेली पर जरूर शेयर करा करिए, ताकि ये जो बेहतरीन टीम, इंडिया की बेहतरीन टीम आपके लिए सेशंस लेकर के आई है, इसके बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चलना चाहिए, right? And for joining with an academy subscription, use code Pradeep Live. That's all for today, bachcho. See you again tomorrow, same time in next session. Take care. Bye bye.